चलिए नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और जीके जीएस में आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे वो किन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0, या फिर अगर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आप 5 के लिए देख रहे हैं, तो भी आपके लिए ये सीरीज जो है वो आपका हेल्पफुल होगा। इसके अलावा आप ऑफिसर ग्रेड की जो तैयारी बिहार में कर रहे हैं, यानी बिहार पीसीएस की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल में जो है वो आपका 72वीं यानी 72 बीपीएससी जो है वो चल रहा है। उसके पीटी के लिहाज से आप इन सवालों को आप आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा बिहार दरोगा यानी बिहार एसआई की बात कर लेंगे, तो उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपका ये जो सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हालांकि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन हम लोग सबसे ज्यादा करने वाले हैं, तो लगभग एग्जाम में अगर कहेंगे तो हिस्ट्री जहां से आता है, और हिस्ट्री में अगर बात कर लेंगे तो आधुनिक भारत का इतिहास सभी एग्जाम में प्राण साबित हो रहा है। समझ रहे बात ना, मतलब बिना कहते हैं कि उसके बिना हिस्ट्री का एग्जाम ही शुद्ध नहीं हो रहा है, इस तरह की बातें है। तो चलिए सभी बच्चे आप समझ गए कि आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और आपके लिए ये सीरीज जो है वो हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। और एक प्रश्न यानी एक प्रश्न जो है वो आपके सॉल्व करने के लिए लास्ट में हम देंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, क्या आप इन प्रश्नों को ठीक कर पाते हैं या नहीं। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके सामने। सुधारक पत्रिका जो है आपको बताने हैं कि ये पत्रिका किसकी है। ठीक है, महात्मा गांधी के है, जवाहरलाल नेहरू के है, गोपाल कृष्ण गोखले के है या बाल गंगाधर तिलक के है। फटाफट से आप इन सवालों का जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में एकदम छाप दीजिए, है ना। या फिर आप कहीं भी कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे कि 10 में कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो ईमानदारी से एक तरफ सही और एक तरफ गलत, सही के तरफ में जितना होगा 1 2 जितना होगा आप लिखेंगे, गलत होगा उधर भी लिखेंगे और कमेंट में लिखेंगे कि 10 में से कितना सही और कितना जो है वो गलत हो रहा है। ठीक है, बात कर ले सुधारक के, तो सुधारक जो पत्रिका है, हालांकि अगर बात कर लेंगे तो इसमें से किसी का नहीं। अगर आप सुधारक पत्रिका के बारे में पढ़े होंगे, आप कई सामाजिक आंदोलन पढ़े होंगे, धर्म सुधार के ऊपर में, सामाजिक है, धार्मिक है, इन सब सुधारों से संबंधित बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर के बारे में पढ़े होंगे। तो मोटा मोटी पढ़ने से नहीं होगा, एग्जाम थोड़ा सा डीप भी आता है। तो दयाराम साहनी, राजा राम मोहन, सर बात ना, ज्योतिबा राव फुले, इन सबसे हट करके भी चीजें जो है वो आते हैं। तो ये सेक्शन आपको पढ़ना है। एक व्यक्ति आप पढ़े ही होंगे जिनका नाम क्या है, तो उनका नाम है गोपाल गणेश और आपके आगरकर। ठीक है, तो उनका नाम भी लिख दे। एक व्यक्ति ध्यान रखेंगे, इनका नाम क्या है, तो गोपाल गणेश नाम है। गोपाल क्या नाम है, गणेश, और गोपाल गणेश इनको कहते हैं आगरकर। ठीक है, तब ये ध्यान से सुनेंगे। इन्हीं की ये पत्रिका है जिसका नाम सुधारक है। और ये पत्रिका जो है वो 1888 के आसपास की है और ये 2 लैंग्वेज में आती थी। एक तो ये साप्ताहिक पत्रिका है, और अगर बात कर लेंगे लैंग्वेज के तो मराठी और अंग्रेजी दोनों में आती थी। ये याद रखेंगे, मराठी और अंग्रेजी दोनों में आती थी। ये बातें ध्यान रखेंगे कि ये पत्रिका किनकी है, तो गोपाल गणेश आगरकर। हाँ, अगर बात कर ले तो गोपाल गणेश आगरकर जो है इनको ये समर्थन देते थे, जिनका नाम क्या है, तो गोपाल कृष्ण गोखले है। और गोपाल कृष्ण गोखले से बहुत बढ़िया प्रश्न आता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की रचना कौन किया है भाई, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो लेखक है वो कौन हो जाएंगे आपके, तो गोपाल कृष्ण जो है वो आपके गोखले हो जाएंगे। और इनसे प्रश्न आ गया कि इनके जो राजनीति गुरु है वो कौन है, तो महादेव गोविंद रनाडे, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एमजी रनाडे। अच्छा, एमजी रनाडे क्या इन्हीं के गुरु हैं? नहीं, एमजी रनाडे इनके अलावे में जो भारत में कांग्रेस पार्टी के संस्थापक है जिनका नाम है ए.ओ. ह्यूम, उनके भी राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं जिनका नाम एमजी रनाडे है। तो ये विशेष पॉइंट्स जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें आपको समझ में आना है, ये इन्हीं का पत्रिका है। और अगर बातें बता दें कि इनकी विचारधारा कैसी है, तो इनकी विचारधारा जो है सोशल रिफॉर्मर में आते हैं, सामाजिक सुधारक में आते हैं। तो एक बात ध्यान से सुनेंगे, भारत में जो भी छुआछूत चल रहा है, इस जाति का उस जाति से विवाह, कोई महिला सती होने से बच जाती है, मतलब सती नहीं होती है, तो जो विधवा महिला होती है तो उनको दोबारा विवाह करने का ये प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति है जिनका नाम है गोपाल गणेश आगरकर। ठीक है, तो आप यहां से समझ जाएंगे कि छुआछूत को खत्म करने का प्रयास किए, जाति उस्ती को ढीला करने का प्रयास किए, जो महिलाएं सती होने से बच जाती थी तो उनको एक नई जिंदगी की शुरुआत कराने के लिए इन्होंने रीमैरिज यानी पुनर्विवाह का जो है वो प्रोत्साहन किए। और इन सारी बातें इन्होंने अपनी पत्रिका के माध्यम से
किए हैं। ठीक है, तो इतनी बातें अगर आपको ध्यान होगा तो इर्द गिर्द सवाल आपसे नहीं छूटेंगे। और भी अगर कहेंगे तो और भी हम आपको बता सकते हैं कि ये गोपाल गणेश आगरकर की बात कर लेंगे तो इनका ध्यान से सुनेंगे संबंध है जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। ये तो आप जान ही रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक, जिस तिलक की मृत्यु 1920 ईस्वी में हो जाती है और उसी वर्ष जो है भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो ये तिलक के बारे में आप सुने होंगे। तो तिलक और इनमें अगर कंपेयर करके देखें तो तिलक जो है थोड़ा ज्यादा ही धार्मिक विचार के, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है। ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 1893 ईस्वी में इन्होंने क्या है कि महाराष्ट्र के अंदर में, और ऑलरेडी ये महाराष्ट्र के हैं, आप सब जानते हो कि गरम दल के नेता है, लाल बाल पाल में बाल गंगाधर तिलक भी आते हैं। ये सारी बातें आपको जानकारी है, लेकिन विचार भी समझना है, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड नहीं है कि ये बाल गंगाधर तिलक किस राज्य के हैं, ये इनके नाम से कुछ बातें पूछ दी जाएगी। इनका कॉन्सेप्ट जो विचारधारा है उससे भी सवाल नया बनता है। तो आप समझेंगे कि ये धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और इसीलिए देखे होंगे कि 1893 के अंदर में जो महाराष्ट्र के अंदर में एक उत्सव लाते हैं जिसे गणपति उत्सव कहते हैं। गणपति उत्सव की शुरुआत करने वाले बाल गंगाधर तिलक ही हैं, है ना। आप देखेंगे कि नाम भी दे रहे गणपति उत्सव। इसके बाद गणपति उत्सव के बाद ये क्या किए कि शिवाजी उत्सव की शुरुआत की, और शिवाजी उत्सव की शुरुआत करें तो वो भी टाइटल आप समझ सकते हैं कि किस विचारधारा के आदमी है। अगर और भी आपको बता दे तो आप जानते हो कि जब इनको मांडले जेल में भेज दिया गया था तो 1908 से लेकर करके ये 1914 तक जो है, जब मांडले जेल में 6 वर्ष तक रहे थे, तो वहां ये गीता रहस्य भी लिखे। तो जब गीता रहस्य भी लिख रहे तो आप समझ में आ रहा है अब बात को लेके। तो इसीलिए ये क्या है कि ये छुआछूत को मिटाना चाहते हैं, ये पुरानी रूढ़िवादी जो भारत में परंपरा है उसे खत्म करने का प्रयास करते हैं, ढीला लचीलापन लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये पुरानी अवधारणा जो है उसमें ये कट्टर व्यक्ति है, समझ रहे बात ना। तो इसीलिए दोनों का संबंध तो ऐसे एज अ फ्रेंडली अगर देखें तो अच्छा था, लेकिन अगर आपसे बात किया जाएगा तो राजनीतिक धार्मिक पक्षों में दोनों की अपनी जमती नहीं थी। ठीक है, दोनों अलग थे। तो इसीलिए बाद में पत्रिका में भी चेंज करेंगे इनसे प्रभावित होकर। चलिए, इतनी बातें अगर बात कर ले तो बहुत है। अब एक ही चीजों के ऊपर में रखेंगे तो यहाँ कोई आपको थ्योरी तो पढ़ाई नहीं जा रही है ना, प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो फिर अगले क्वेश्चन में टाइम जो है ज्यादा होगा। लेकिन कोशिश करेंगे कि जो समझने वाला कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होगा उस पर हम लोग जो है वो बात भी करेंगे, ताकि यहाँ से कुछ जो है आपको क्लियरिटी भी मिलते चले, है ना, जो भी चीजें आप पढ़े हैं नहीं पढ़े। ठीक है, अगला सवाल है कि अंतर राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। अंतर राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ये पॉलिटी का एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्या राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, या फिर प्रधानमंत्री होते हैं। तो अंतर राज्य परिषद की अगर बात करें, देखिए नाम ही में लिखा हुआ अंतर राज्य, राज्य मतलब स्टेट। तो ये क्या होता है कि एक क्या किए गए, जितने भी भारत में राज्य है, ठीक है, याद रखेंगे जितने भी भारत में क्या हो, राज्य हो। इसके अलावा भारत में जो यूनियन टेरिटोरीज होते हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, तो दोनों बात याद रखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, दोनों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, याद रखेंगे ये दोनों के मुख्यमंत्री, ध्यान रखना है आपको, दोनों के क्या होंगे तो मुख्यमंत्री याद रखेंगे, यानी सीएम आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों के मुख्यमंत्री राज्य के भी और केंद्र शासित प्रदेश के भी। इसके अलावा अगर बात कर लेंगे तो जो सेंट्रल जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की अगर बात कर लेंगे तो वो भी यहाँ पे शामिल होंगे और प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। लेकिन इसमें से अगर कहें कि अध्यक्ष कौन होता है भाई, मेन हेड कौन होगा, तो वो होंगे आपके प्रधानमंत्री। ये बात ध्यान रखेंगे कि अंतर राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो इसमें राज्य के सीएम होंगे, केंद्र शासित प्रदेश के सीएम होंगे और साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, चलिए, और अध्यक्ष कौन होंगे, तो बात याद रखेंगे प्रधानमंत्री होते हैं। अगले सवाल की तरफ देखेंगे, एकदम ईमानदारी से सही और गलत करेंगे कि कितने प्रश्न का आप अभ्यास करें और कितने प्रश्न जो है वो आपको सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल के पास अगर जाते हैं तो सवाल है, राष्ट्रपति पद रिक्त स्थान भरा जाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो उसे कब तक फिल कर देना चाहिए, ऐसा नियम कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, वो 90 दिनों में होना चाहिए, 1 वर्ष में, 6 माह में, ये संसद द्वारा निर्धारित समय में। बहुत हल्का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जो है वो आप बार बार प्रैक्टिस की है। ठीक है, एक थोड़ी सी जो है सूचना देना चाहे तब तक आप प्रश्नों का उत्तर देंगे। देखिए, हमारे यहाँ अगर आप दारोगा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप
बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने यहाँ आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो आपका याद रखना है शुरू हो चुका है। ठीक है, ये बहुत ही कम फी में यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास ऐसा टॉपिक होता है कि अगर टीआरई में बात कर लेंगे तो टीआरई में आपका यहाँ से 8 अंक जो है एकदम सुनिश्चित हो जाएगा। अगर मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन ठीक कर लेते हैं, जो 40 नंबर का कॉमन पेपर होता है उसमें 8 नंबर क्लियर। लेकिन अगर जिसका मेन पेपर हिस्ट्री भी है, 11, 12, 9, 10 के टीचर बनने जा रहे हैं और मेन आपका हिस्ट्री है, ये सोशल साइंस होगा 9, 10 में, तो उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। मतलब 8 तो ये कॉमन पेपर के रूप में और आपके जो मेन पेपर है उसमें आपको प्लस मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई भी 72वीं हो चाहे आगे आने वाले 73वीं होगा, कोई भी बीपीएससी अगर पीटी के लिहाज से अगर आप देख रहे हैं तो 30 से 35 जो आपका हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है, तो उसमें यकीन मानिए कि कम से कम भी जो है अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन अगर बढ़िया से आपको पढ़ा रहे हैं, जिस हिसाब से अगर पढ़ते हैं, तो 20 नंबर 17 से 20 नंबर के आसपास आपको आने से कोई नहीं रोक सकता है, केवल एक सेक्शन मॉडर्न हिस्ट्री से, है ना। बाकी बहुत कम सवाल जो है वो आपके एंशिएंट से आते हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा जो है वो मेडिवल से आता है, तो उस सब का अलग एक ध्येय है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बिहार दारोगा कर रहे हैं तो दारोगा वाला एग्जाम जो होता है उसमें कुछ कुछ जो है वो आपका एंशिएंट से भी आते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हिस्ट्री हो, है ना, प्राचीन और मध्यकालीन से आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चाहे तीनों एग्जाम की बात कर लेंगे और आजकल का जो ट्रेंड है जिसमें हिस्ट्री का सबसे ज्यादा अगर प्रश्न आता है तो आधुनिक भारत का। तो आधुनिक भारत के आप सीरीज एकदम बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, डीपली कॉन्सेप्ट से एकदम आराम से, है ना, क्योंकि हम लोग ये नहीं फेरा में है कि एकदम कोर्स जो है खत्म करके नया बैच लाएंगे। हम लोग एक चीज को एकदम मत के पढ़ा रहे हैं, उस तरह से पढ़ लेना है आपको। और ये आधुनिक भारत के इतिहास को आपको कितना में मिल जाएगा, तो ये 299 नहीं, इसको 199 में दिया जा रहा है। तो ये कम फी दे करके आप नहीं सोचिएगा कि जानकारी कम देगा। अब कहीं भी पीसीएस में 5000 10,000 का कोर्स लिए हो और हमारे यहां भी आप क्लास करेंगे तो उनसे आप यकीन मानिए कि उनसे आप ज्यादा बेटर फील करिएगा। और ऐसा नहीं कि केवल आपको भर भर के डेटा दिए जाएंगे, आपको चीजें कॉन्सेप्चुअल समझाए जाएंगे, इधर उधर इर्द गिर्द की सारी चीजें आपको समझाई जाएगी। ठीक है, तो ये मात्र 199 में। अगर आप साथ में नोट्स लेना चाहे तो यही क्लियर कर दें, बाद में ये नहीं कहिएगा कि सर पैसा अलग से ठग रहा है। ये क्लास का फी है। अगर आप थ्योरी का लेक्चर क्लास अगर कर रहे हैं तो उसका 199 लगेगा। अगर 99 की बात कर लेंगे, 99 रुपया की बात कर लेंगे, तो ये जो फी है आपका नोट्स का फी है। अगर दोनों करना चाहते हैं तो 299 लगेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि लेक्चर देख लेंगे, नोट्स आप खुद से ही कर लेंगे, तो केवल और केवल आपको 199 लगेगा, है ना। और दोनों अगर लेना चाहे तो 299 लगेगा। तो ये फी है, बता दिए किसमें कितना मार्क्स जो है वो आपको आएगा, और बाकी आपको खुद देख लेना है ना। कुछ दिनों में ज्योग्राफी का भी आएगा, तो ज्योग्राफी पे बाद में बात करेंगे। अगली बात, तो राष्ट्रपति का पद अगर बात कर लेंगे तो आप जानते हो कि 6 माह के अंदर में जो है वो भर लिए जाने चाहिए। अगर राष्ट्रपति नहीं है, अचानक उनका मृत्यु हो गया, ये राष्ट्रपति एकदम मुड़िया गए, इस्तीफा दे दिए, है ना, नहीं रहना है भाई, तो अगर इस्तीफा दे दिए, आकाश में किसी तरह से मृत्यु हो गई है, तो जो राष्ट्रपति का पद जो खाली हो जाता है, वैकेंट हो जाता है, तो भाई उस समय में आप जानते हो कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, ये याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति जो होते हैं यही पद जो है वो संभालते हैं। लेकिन क्या ये राष्ट्रपति कहलाएंगे? नहीं, जब तक फाइनल नहीं चुन लिया जाता है, समझ रहे बात, तब तक ये काम करते हैं, तो इन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं। ये बात एकदम इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। जो अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति का काम संभाल रहे हैं भाई, तो वो कहलाते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। और एक बहुत बढ़िया सवाल आता है कि भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो जब जाकिर हुसैन का निधन हो गया, वो जाकिर हुसैन नहीं जिनका सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया, जो तबला वादक है ना, ये ध्यान से सुनेंगे। जो जाकिर हुसैन का निधन हुआ था तो सन बातें हैं 1959 ईस्वी के आसपास के, वो आसपास क्या कि वही टाइम की बातें हैं, है ना। मई से लेकर के ये 2-3 महीने के आसपास, 3 महीने के आसपास जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, बार बार प्रधानमंत्री बुला जा रहा है। तो उनका नाम क्या है? तो नाम है वीवी गिरी, है ना, आप पढ़े ही होंगे। और 12th पॉलिटी एनसीईआरटी अगर ढंग से आप पढ़ेंगे तो वो चीजें वहां पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये वीवी गिरी जो है वो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। तो एक बहुत अच्छा सवाल। तो ये तो आप जान गए कि राष्ट्रपति का पद खाली होगा
तो उपराष्ट्रपति उनको मैनेज करेंगे, और जो मैनेज करेंगे तो उन्हें कहते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। और जब कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात आती है तो एक सवाल आता है कि भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहे हैं, तो उनका नाम है बीबी गिरी, है ना। और किनके निधन के बाद वो बने थे, तो जाकिर हुसैन के निधन के बाद बने थे 1969 में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर सीरीज आपको ठीक लग रहा है तो लाइक करिए, क्योंकि आपको सेशन कैसा लग रहा है इससे तो हमें तो जानकारी नहीं मिल पाता है कि आपको अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है, लेकिन जानकारी मिलता है लाइक से। जितने अच्छी लाइक होता है तो समझ में आता है कि सीरीज बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम लोग प्रैक्टिस के दौरान क्वेश्चन की संख्या जो है वो आपको बढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए आप लाइक करना एकदम नहीं भूलिए। लाइक करने में ना तो पैसा लगता है ना ही तो समय लगता है, तो एकदम अंगूठा निकालिए और चाप दीजिए, है ना। चलिए ठेठ में बोले तो बुद्ध ने इच्छाओं और लालसाओं की प्यास को इस प्रकार वर्णित किया है। किस प्रकार वर्णित किया है, तो बुद्ध जो इच्छाओं और लालसाओं के बारे में बताते हैं इसे कहते हैं तन्हा। डायरेक्ट बता दे ये क्या है, तन्हा। तो आप पढ़ेंगे मॉडर्न एंशिएंट का बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन एंशिएंट का है, गौतम बुद्ध के समय से है, तो बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं लिए जाते हैं, लेकिन एंशिएंट जब पढ़ाया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि चीजें सारी कुछ बता देंगे। और अगर बाकी एग्जाम के लिए नॉर्मल ये भी याद रखेंगे कि कैसे कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, इनके पिता किस राजवंश से आते हैं, माता किस राजवंश से आते हैं, समझ रहे बात ना, एकदम बेसिक बात। कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिए, 6 साल भटके, 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ, ये सारी बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं, बेसिक बात होगा। कहाँ पे कौन कौन आपका बौद्धिक आपका जो है वो सम्मेलन हुए, आप पढ़ते होंगे प्रथम बौद्ध संगीति, दूसरे बौद्ध संगीति, ये सब बेसिक बात होता है। अगर आप कर लेंगे तो वहां से सवाल भी आपके बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अलाउद्दीन खिलजी ने डॉट 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 के लिए, ये मेडिवल हिस्ट्री का अच्छा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने डॉट 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 के लिए सिरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया था। देखिए जब भी गैरिसन शहर आपको मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि ये गैरिसन शहर किसको कहते हैं, तो जो सेनाओं के रहने वाले जो इलाका होता है, छावनी होता है, उसी को गैरिसन शहर कहते हैं। तो ये सिरी में अलाउद्दीन खिलजी जो है उस समय में मंगोल आक्रमण होता है, तो दिल्ली के जो दक्षिणी वाला प्रांत है, तो दक्षिणी दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैनिकों के रहने के लिए एक छावनी का निर्माण किया। ध्यान सुनेंगे। और ये जब भी गैरिसन शहर आपको मिलता है तो आप समझ जाइए कि सैनिक से रिलेटेड। अंग्रेजों ने भी अपने समय काल में कई जो है वो भारत के अंदर में गैरिसन शहर बनाया। जैसे हम अगर मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मऊ जो इलाका है वो गैरिसन इलाका है ना, सैनिकों के छावनी वाला इलाका है। बिहार में बात कर लेंगे तो बिहार में दानापुर का जो इलाका है अंग्रेजों के टाइम में वो छावनी रही। और आप पढ़ते होंगे 1857 की क्रांति, तो एकदम दानापुर से जो है से कि आरा तक जाएगा, और आरा में इन दानापुर से भागे जो बागी जो सेना है उनका नेतृत्व जो है वो आपका भोजपुर इलाका में वीर कुंवर सिंह के द्वारा की जाएगी। तो ये दानापुर बिहार में पटना से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जो आप इलाका देखते हैं तो ये आपका क्या है भाई, तो गैरिसन नगर। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में बात कर लेंगे तो मेरठ हो जाएगा, और चंडीगढ़ में बात कर लेंगे तो अंबाला, ज्योग्राफी में अंबाला के बारे में पढ़ेंगे कि ये जल विभाजक भी है, ये सिंधु और गंगा दो नदियों के दिशा को मोड़ देती है ना, तो ये उच्च भूमि जल विभाजक यानी हाईलैंड का इलाका है। इसके अलावा अगर देखें पंजाब में अगर देखेंगे तो जलंधर है ना, ऐसे कई अलग अलग राज्य में अंग्रेजों के काल में भी सेनाओं की छावनी बनाई गई, जिसे क्या कहते हैं, गैरिसन नगर, है ना। यह गैरिसन नगर कह लीजिए, गैरिसन शहर कर लीजिए। क्लियर है यहां तक। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में यानी सी ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला प्यारा सा प्रश्न आपके सामने ये रहा, संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है। फटाफट से आप जो है वो सवाल का जवाब देते चलेंगे, आराम से करेंगे, कहीं हड़बड़ी की जरूरत नहीं है ना। 10 क्वेश्चन ही करना है तो आराम से। संविधान के अनुसार संघीय विधायी नियमों को, एक मिनट, संघीय विधायी नियम नहीं निकाय को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, तो केवल लोकसभा कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहते हैं, तो आप जानते हो कि लोकसभा को निचली सदन कहते हैं ना, निचली सदन कहते हैं। और ये केवल राज्यसभा आपका नहीं होगा, ये उच्च सदन जिसको कहते हैं, ये आपका संसद, तो ये भी जो है नहीं होगा। सही जवाब आपका क्या होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा भाई संसद। ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अगर संविधान के अनुसार संघीय विधायी कह रहा है ना, तो संघीय बात कर लेंगे तो आप सब जानते हो कि यहाँ संघीय कह रहा है, तो विधान के अंदर में ये सारी बात होगा नहीं, विधान विधानसभा ये सब। अब केंद्र के बाद तो इसमें होगा आपका संसद। संसद में आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के अलावे अगर बात कर लेंगे तो 2 सदन होते हैं। 2 क्या होंगे, तो सदन होंगे। ये 2 सदन कौन कौन से होंगे, तो ये 2 सदन जो है वो आपका लोकसभा और राज्यसभा को लेकर के होगा। ठीक है, ये आपका लोकसभा और आपके याद रखना है राज्यसभा। और ये भी याद रखना है
कि जो लोकसभा के कुल सीटें जो है वो मैक्सिमम हो सकती है कितने, तो 550 हो सकता है। और याद रखेंगे प्रेजेंट टाइम में कितना है, तो 543 है, क्योंकि पहले 545 हुआ करता था, सॉरी 1 मिनट, 500 क्या होता था, तो 45 हुआ करता था। 1 मिनट, थोड़ा सा माफी चाहेंगे आप सबसे। तो ये है आपका 500 की, सॉरी बार बार वही लिखा है, 545, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया कि 545 जो लोकसभा की याद रखेंगे कुल सीटें थी, इसमें 2 मनोनीत होते थे। लेकिन अब क्या किए गए कि ये आपका 2 मनोनीत वाला जो सेक्शन है भाई वो खत्म कर दी गई। अगले दिन बताएंगे कि संशोधन और कब किए गए। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कुल कितने सांसद होते हैं लोकसभा के अंदर में, तो 543, और सबके सब जो है जनता के द्वारा चुन करके आते हैं। अब इसमें मनोनीत वाला काम बंद हो गया। लेकिन राज्यसभा की बात कर लेंगे तो इसमें आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोगों को जो है वो मनोनीत कर लिए जाते हैं। और इसे याद रखेंगे, इसे निचला कहते हैं और इसे उच्च। कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चा को, तो आराम से याद रखेंगे। राज्य का मतलब लगता है कि राज्य है ना, नीचे है, और ये लोक का मतलब लग रहा है कि लोकसभा सांसद जीत के जाता है ऊपर। तो जो नीचे लगेगा आपको यही ऊंचा कर देना है, जो ऊंचा लग रहा है उसको नीचा कर देना है। तो ये राज्य जो है वो नीचा नहीं लगता है कि स्टेट की बात कर रहे हैं। लेकिन हालांकि ये बात याद रखेंगे, स्टेट नहीं होता है, ये 2 सदन होते हैं, एक ही जगह होते हैं, एक निचली सदन और एक ऊंचाई पर होता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से आपको बता देंगे। लेकिन इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, समझ में आ गया। और ये दोनों सदन और राष्ट्रपति, इसको मिला कर करके क्या बनता है, संसद। और याद रखेंगे संघीय विधायी निकायों का अगर बात कर लेंगे, सही जवाब क्या हो जाएगा, संसद। अगले सवाल के ऊपर में बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है, बहुत बढ़िया सवाल है। सारे के सारे जो सवाल है सब अपने लेवल के सवाल है। अगर किन्हीं को आता है तो समझिए कि आपकी प्रैक्टिस है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए होते तो वो भी सवाल आपको इजी नहीं लगता। और अगर आपको लग रहा तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आते हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है, तो ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाली है, ठीक है। उस तरह का प्रश्न आपसे करा रहे हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। आपको बताने कि संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल है कि जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करती है। बहुत बढ़िया सवाल है। क्या आर्टिकल 44 होगा, अनुच्छेद 44, या अनुच्छेद 50, या फिर आपका अनुच्छेद 48, या अनुच्छेद 51, या फिर आर्टिकल आपके 40? कौन सा ऑप्शन जो है वो होगा? अब जैसे बात करते हैं तो अनुच्छेद 50 है ना, 50 अनुच्छेद, अगर 50 आर्टिकल 50 की अगर बात कर लेंगे तो आर्टिकल 50 में आपको ध्यान रखना है, जैसे आप पढ़े होंगे कि एक आपका होता है भाग 4। भाग 4 में अगर देखेंगे तो भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, यानी 36 से लेकर के 51 तक जो चर्चा है भाई, ये याद रखेंगे। भाग 4 के अंदर में डीपीएसपी याद रखना है, जिसको आप क्या कहते हैं, तो नीति निर्देशक तत्व है ना, राज्य के कल्याणकारी के लिए होता है। नीति निर्देशक क्या होगा, तो तत्व हो जाएगा। ये जो नीति निर्देशक तत्व है, जिसी को आमतौर पे आप लोग डीपीएसपी बोलते हैं, ये कहां से लाया गया है, तो ये आयरलैंड से लिए गए। याद रखेंगे, आयरलैंड से लिए गए। ये भाग 4 में, याद रहे, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और ये डीपीएसपी की बात कर लेंगे, नीति निर्देशक तत्वों की, तो ये भाग 4 में। और 36 से लेकर करके 51 तक बात कर लेंगे तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अगर वही हम बात कर लेंगे मौलिक अधिकार के, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, दोनों बात कर देते हैं। और वो 12 आर्टिकल 12 से लेकर करके 35 के तक जो है उसकी चर्चा है, ठीक है, 12 से 35 तक। और वो कहां से लिया गया है, तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है, और ये लिया गया है आपका यूएसए के अंदर से, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये 12 से 35 और ये आपका 36 से 51। लेकिन ये आपका भाग जो है वो 3 के अंदर, और ये जो भाग है आपका 4 के अंदर, ये दोनों डिफरेंस याद रखना। तो जैसे ही आप नीति निर्देशक तत्व में 36 से जो 51 की चर्चा की गई है, इसी में आपको याद रखेंगे, अगर आर्टिकल 50 अगर आप पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 50 में यही बात कही गई है। मतलब ये नीति निर्देशक का ही भाग है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाए। अलग क्यों भाई, ताकि न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र रहे और स्वतंत्र रूप से जो है वो काम कर सके। तो ये बातें याद रखना है। तो ये अनुच्छेद किसमें हो जाएगा, 50 में। बातें समझ में आ गई आपको? अनुच्छेद 50 में किसका पाठ है, अनुच्छेद 50? तो ये भाग 4 का, ये नीति निर्देशक तत्व में आता है। ऐसे नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के 36 से 51 में है, लेकिन इसमें केवल एक जो है वो आर्टिकल की बात चल रही है, जो ये भाई एक नियम है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाए, ठीक है। चलिए अगली बात की बात करते हैं। सही जवाब आपका आर्टिकल 50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करेंगे, जल्दी जल्दी, हो सकता है कि आप लोग बोर हो रहे होंगे।
तो आज का पहला सीरीज है, हम अपने स्तर से करा रहे हैं। बाकी आप लोग को जैसा भी विचार होगा कि सर थोड़ा जल्दी करा दीजिए, कम विश्लेषण दीजिए, चीजें हमें आता है, केवल आप प्रैक्टिस कराते जाइए, आप जैसे कहेंगे वैसे ही अगले सीरीज जो है वो होगा। ठीक है, खाली हमारे तरफ से एक काम जरूर आपको करना है कि एक लाइक जो है वो आपको मार देना है ना। अगली बात है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? आपको बताना है कि भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन है। तो इसमें अगर बात कर देंगे तो अनुच्छेद जो है वो आपका 324 एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ देखिए, आपको लगेगा, देखिए कहिएगा कि सर ऐसे ही जल्दी जल्दी टिक मार दीजिए तो सही है कि नहीं सर विश्लेषण, चूंकि हम दोनों कर रहे हैं 10 क्वेश्चन के अंदर में, जैसे आपको नजरिया होगा ऐसे आपको बता दें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता है? अभी सब कुछ आ जाता है, बहुत सारे लोग अलग अलग विद्रोह को तरीका से नहीं पढ़ते हैं, तो बीच बीच में आपको बोलना पड़ेगा ना, ये पढ़े होंगे तो याद कराने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि कौन फराजी विद्रोह का नेता है, तो इसमें आगा मोहम्मद रजा, दादू मियां, शमशेर गाजी या वजीर अली, क्या हो जाएगा? तो अब इसको आप पढ़े होंगे कि ये जो फराजी विद्रोह है ये अब बहुत लंबे समय तक चला, और इसके जो कहीं ना कहीं शुरुआत करने वाले लोग हैं जिसका नाम है हाजी शरीयतुल्लाह, और हाजी शरीयतुल्लाह जो है आगे चल के उन्हीं का ये लड़का है जिसका नाम दादू मियां है। तो दादू मियां ने शुरू नहीं किया, शुरू किए हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा, समझ बात ना। तो हाजी शरीयतुल्लाह जो है वही शुरू किए थे, लेकिन बाद में बहुत सारे किसानों को इकट्ठा कर करके और अंग्रेजों के विरुद्ध जो बगावत करने का काम दादू मियां के द्वारा किया गया। तो अगर यहाँ पे हाजी शरीयतुल्लाह रहता तो वही हो जाता, लेकिन इसमें से चारों में से कहीं उत्तर नहीं है, तो इस लिहाज से सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दादू मियां हो जाएगा, है ना। ये जमींदारों और अंग्रेजों के बीच की लड़ाई है, खींच करके किसी तरह से धीरे धीरे जो है वो 1857 के आसपास तक चला। तो जब भी आप 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो उससे पहले जितने भी विद्रोह हैं, चाहे वो सब फराजी से लेकर के बहुत तरह के विद्रोह होते हैं, है ना, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, सारे विद्रोह को, कुछ जनजातीय, कुछ किसानों का आंदोलन, सबको अगर पढ़ लेंगे तो 1857 की क्रांति पढ़ने में मजा आएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अंग्रेजों ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो रैयत किसान हो, चाहे वो आपका किसान के अलावा जमींदार हो, चाहे जमींदार के बाद जोतदार पनप रहे थे अलग अलग इलाका में, इन सभी को कहीं ना कहीं जो है वो परेशान करने का काम अंग्रेज किया, और 1857 के क्रांति में सबकी एकजुटता धीरे धीरे होगी और ये आंदोलन बहुत तीव्र गति से आ जाएगा। एक हल्का प्रश्न है कि शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव की बात कर लेंगे कि इनका पद नाम बताना है कि इनका पद नाम क्या है, ये कौन से पद के ऊपर में थे? क्या ये विदेशी कार्य देखते थे, या दान और धार्मिक मामले को देखते थे, महालेखाकार थे या न्याय थे, क्या है ये? तो ये याद रखेंगे, जो शिवाजी के प्रशासन पंडित राव की अगर बात कर लेंगे तो इनकी जो पद है ये दान और धार्मिक मामले में देखते हैं, है ना, दान और धार्मिक मामले में की ये देख रेख करने के लिए इस पद पे थे। तो ये आपको 10 क्वेश्चन करा दिए, हमारी आज की जो जिम्मेवारी है वो आपका कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, इसको आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में एकदम सबका सही जवाब छाप देना है कि किसका क्या होगा। अब जानकारी के लिए जो हार्ड लग रहा है तो कुछ आपको हल्का कर दे रहे ताकि एकदम इजी कर दे। फ्री हिंदुस्तान की बात कर देंगे तो ये तारकनाथ दास के हो जाएंगे। अगर इंडियन ओपिनियन की बात कर ले तो ये इजी है, ये तो आप सब जानते होंगे कि इंडियन ओपिनियन जो है वो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। तो और इसमें आपको याद रखना है कि किस किस भाषा में आती थी। पीसीएस में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि इंडियन ओपिनियन निम्न में से किन भाषाओं में छपती थी और किन भाषाओं में छपती नहीं थी, है ना। तो कौन कौन से लैंग्वेज में छपती थी याद रखें। कई लोग को लगेगा कि सर इंडियन ओपिनियन ये तो अंग्रेजी लग रहा था, अंग्रेजी में छपता होगा। अब अंग्रेजी में नहीं छपता, वही फेरा में पड़ जाइएगा। तो ये सब कर देते हैं। चलिए 2 गो आपको यहाँ पर हम कर दिए, और अगर लग रहा है तो 4 गो तो है ही, एक गो और कहिएगा तो कर देंगे। अच्छा, वॉइस ऑफ इंडिया की बात कर लेंगे तो ये आपका भारतीय क्रांतिकारियों के दादा कहे जाने वाले जिनका नाम दादा भाई नौरोजी है ना। और ये दादा भाई नौरोजी जिन्होंने पर कैपिटल भारत में सबसे पहले ज्ञात भी किए थे और बताए थे 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय। तो ये वॉइस ऑफ इंडिया जो है वो किनकी है? तो दादा भाई नौरोजी के। तो चलिए हम 3 कर दिए, तो क्या एक ही बच गया? तो आप जान ही रहे होंगे कौन हो। तो आप इसको डिलीट करते हैं और आराम से सभी को जो है आपको जो है उत्तर कर देना है कि किसके कौन है, ए किसके साथ जाएगा, सेकंड जो है किसके साथ जाएगा, एकदम बढ़िया से आपको लिख देना है।
और ये बताना है, आप अपनी विचार अपनी राय को जरूर देंगे कमेंट में कि किस तरह का सीरीज आप चाहते हैं। क्वेश्चन की संख्या सर बढ़ाइए, ये ठीक है 10 क्वेश्चन लाइए लेकिन तरीका से समझा दीजिए, ये कहीं भी। अगर इस दौरान बोलने के क्रम में चीजें बोलने वाले को लगता है कि हम ठीक ही बोल रहे हैं, अगर कहीं टंग स्लिप हुआ होगा, कहीं बोलने के लिए कुछ भुला गया कुछ, तो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर यहाँ कमेंट में करेंगे। जो गलती हुई होगी हमसे तो हम उस पर विचार करेंगे, जो सही तथ्य होंगे उन तथ्यों को हम कमेंट में हाईलाइट कर करके डाल देंगे, है ना। तो चलिए आप अपने विचार को जरूर छोड़िए और सीरीज को लाइक कर दीजिए, और हो सके अगर अच्छी लगी होगी आपको तो आप जो है कहीं ना कहीं शेयर कर दीजिए, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास के अंदर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।